हेलो एवरीवन। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लेक्चर 3 करने वाले हैं और आज हम करेंगे जैनिज्म। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बुद्धिज्म तक किया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जैनिज्म से। उसके बाद हम अपना जो भी मौर्यन एम्पायर है उसे करेंगे। जो भी डायनेस्टीज़ आई थी हमारी, मगध डायनेस्टी में हमारे पास हर्यंका डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी एंड नंदा डायनेस्टी एट्सेट्रा, वो सारी डायनेस्टीज़ हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस जैनिज्म। जैनिज्म बेसिकली अगर हम बात करें तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे जो लॉर्ड महावीरा जी हैं उन्होंने ये जैनिज्म को, जैसे हम बुद्धिज्म को कैसे जानते हैं कि लॉर्ड बुद्धा ने ये हमें रिलीजन दिया है, बट जैनिज्म जो है ये लॉर्ड महावीरा ने इसे पॉपुलर किया है। आप जानेंगे कि इन्हें 24 तीर्थंकार क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इससे पहले 23 तीर्थंकार्स थे। तो जो फर्स्ट हमारे तीर्थंकार थे उन्होंने ये जैनिज्म को रिलीजन जो है दिया था, और ये जो लॉर्ड महावीर जी हैं इन्होंने इस जैनिज्म को पॉपुलर करा, लोगों तक पहुंचाया, और तब से हम इन्हें जानते हैं। सो ये जो है टाइमलाइन, ये हमारे लॉर्ड वर्धमान महावीर जी का बोल सकते हैं लाइफ लाइन है, जो भी जब उनका जन्म हुआ या फिर जब उनकी डेथ हुई। तो ये थे 24 तीर्थंकार। मतलब ये रिलीजन इन्होंने दिया नहीं है, जिस तरीके से हम गौतम बुद्ध को जानते हैं ना कि बुद्ध जी ने बुद्धिज्म दिया है, बट लॉर्ड महावीर जी ने इस रिलीजन को पॉपुलर किया है और ये 24 तीर्थंकार थे। जैसे कि 5 ग्रेट वोज इसमें जानते हैं, तो इससे पहले मतलब इनके आने से पहले तक 4 थे ये, और इन्होंने इसमें एक ब्रह्मचर्य वो ऐड करके 5 ग्रेट वोज दिए हैं। तो ये थे 24 तीर्थंकार। ये है हमारे पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, और 23rd भी थे हमारे पास पार्श्वनाथ। तो एक बार हम इनके सिंबल्स देख लेते हैं। हमारे जो फर्स्ट तीर्थंकर थे इनका सिंबल था बुल। जो हमारे वर्धमान महावीर जी हैं इनका क्या सिंबल था? लायन। एंड जो हमारे 23rd तीर्थंकर जिनको हम पार्श्वनाथ बोलते हैं उनका सिंबल क्या था? स्नेक। अब इनके बारे में हम डिटेल्स देखते हैं। इनका जो जन्म है वो कुंदग्राम में हुआ है, नियर वैशाली, एंड ये हमारे जनात्रिका क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करते हैं। इनके फादर का नाम सिद्धार्थ, मदर का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छावी की प्रिंसेस थी। एंड एट द एज ऑफ 30 ये अपना घर छोड़ देते हैं, मतलब ये महाभिनिष्क्रमण करते हैं और एसेटिक बन जाते हैं एंड वैंडर्ड फॉर 12 ईयर्स। अभी यहीं पे हम गौतम बुद्ध की बात करें तो वो 29 ईयर्स में अपना घर छोड़ते हैं। एंड इनकी बात करें तो ये 13 साल में, मतलब ये जो 13 साल तक अपने कैवल्य की खोज में घूमते रहते हैं, मतलब एनलाइटमेंट होने के लिए वैंडर करते हैं। उसके बाद 13 साल ऐसे घूमने के बाद इन्हें हाईएस्ट नॉलेज कैवल्य का ज्ञान होता है, जिसे हम कैवल्य बोलते हैं। और ये हमारी जो रिवर ऋजुपालिका है जाम्बिया ग्राम में, उस नदी के पास इन्हें इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर हम बात करें तो इन्होंने अपना पहला सर्मन किधर दिया था? विपुलगिरी, राजगीर के पास। हमने लॉर्ड बुद्ध जी का कहाँ देखा था? सारनाथ। और इनका कहाँ पे है? हमारे लॉर्ड महावीर जी का फर्स्ट सर्मन विपुलगिरी, राजगीर। अब इनके पहले डिसाइपल कौन है? जमाली। जमाली जो है इनकी जो बेटी होती है उनके हस्बैंड, इनकी बेटी के हस्बैंड हैं, तो इनके दामाद हुए। तो ये जो इनकी बेटी के जो हस्बैंड हैं वही इनके पहले डिसाइपल बनते हैं, जमाली। और ये अपनी जो भी डॉक्ट्रीन्स हैं ये 30 साल तक इसे प्रीच करते हैं, एंड उसके बाद इनकी डेथ होती है 72 ईयर्स में नियर पवा। देन अगर हम बात करें इनकी टीचिंग्स, तो इन्होंने दिए हैं 3 रत्नास एंड 5 ग्रेट वोज। तो ये जो 3 रत्नास हैं प्लस 5 ग्रेट वोज, ये इक्वलेंट है लॉर्ड बुद्धा के 8 फोल्ड पाथ। मतलब उन्होंने 8 फोल्ड पाथ दिया, इन्होंने 3 + 5 दिस 3 रत्नास एंड 4 ग्रेट वोज। तो 3 रत्नास क्या है? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। तो पहली बात तो सही ज्ञान होना चाहिए। राइट फेथ में अगर हम बात करें तो बिलीव इन अ वी कैन से राइट थिंग, एंड राइट कंडक्ट में आप जो काम, राइट कंडक्ट इन्होंने बेसिकली 5 ग्रेट वोज को बोला है कि क्या है राइट कंडक्ट? नॉन वायलेंस, ट्रुथ, अचौर्य दैट इज नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करनी है, अपारिग्रह नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, एंड नॉट टू लिव इमोरल लाइफ। तो ये जो इन्होंने दिया है ये हमारे 5 ग्रेट वोज हैं। देन ये आप हिंदी में यहाँ पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम चलेंगे जैन काउंसिल्स की तरफ। हमने बुद्ध में पढ़ा था, बुद्धिज्म में 4 काउंसिल्स थे, यहाँ पे है 2 जैन काउंसिल्स।
एक कराया था पाटलिपुत्र में, हमारे बिहार में ही, और एक कराया था वल्लभी, गुजरात में। तो पहला जो जैन काउंसिल था वो 300 BC में कराया गया है, और आप देखेंगे कि जो सेकंड जैन काउंसिल है वो 500 AD में कराया गया है, काफ़ी टाइम बाद। तो जो पहला जैन काउंसिल है वो कराया था स्थूलभद्र ने। और जैनिज्म इसका आउटकम क्या था कि जो जैनिज्म था वो 2 पार्ट में बट गया, श्वेतांबराज एंड दिगंबराज। श्वेतांबराज बेसिकली जो है श्वेत, वाइट कलर, तो वो उनका जो बोल सकते हैं उन्होंने वाइट क्लैड अपने बॉडी के ऊपर लिया होता है। दिगंबर वो अपने जो भी स्काई है उसी को स्काई क्लैड बोलते हैं हम बेसिकली दिगंबर्स को। देन सेकंड जैन काउंसिल की अगर बात करें तो ये हुआ था वल्लभी, गुजरात। और ये किसने ऑर्गेनाइज करा था या किसके अंडर हुआ था? देवादि शशमरण। देन इसमें क्या हुआ था? फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास एंड 12 उपंगास, इनका फाइनल कंपाइलेशन हुआ था। एक चीज़ और हुई थी यहाँ पे फर्स्ट जैन काउंसिल में, जो हमारे 12 अंगास थे इनको रिप्लेस कर दिया गया था 12 पूर्वास के साथ, ये भी इसमें था, और यहाँ पे इनकी फाइनल कंपाइलेशन करी गई थी। देन ये है जैन धर्म के 5 महाव्रत, 5 ग्रेट वोज: अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। देन बिहार ड्यूरिंग द प्री मॉडर्न पीरियड। अब हमने बुद्धिज्म एंड जैनिज्म कर लिया है, तो अब हम देखिए मॉडर्न पीरियड से पहले ना मगध डायनेस्टी आएगी। तो ये जो प्री मॉडर्न पीरियड है यहाँ पे हम मगध डायनेस्टी, जिसमें हम बहुत सारे हर्यंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो मगध की अगर हम बोले कि मगध के बारे में हम कब से जानते हैं, तो वैदिक टेक्स्ट में ना 600 BC जब से ये महाजनपद बना था तब से हम जानते हैं, मतलब काफ़ी पहले से हम मगध के बारे में जानते हैं। मगध वॉज वन ऑफ द 16 महाजनपदास एक्सपैंडेड इन द प्रेजेंट डे पटना, गया एंड द रीजन्स ऑफ साउथ बिहार। तो बिहार में जो साउथ बिहार वाला पार्ट है उसके कुछ रीजन जो भी हम जैसे जब ज्योग्राफी में पढ़ा था हमने, तो साउथ सेंट्रल बिहार ऐसे करके जो रीजन्स पढ़े थे, तो वो साउथ सेंट्रल बिहार एंड पटना एंड गया के रीजन्स हमारे यहाँ पे जो है इन्हें ही हम बोलते हैं मगध। अब ये जो था हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि जो मगध है ये हमारा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर्स बनकर निकला था, मतलब जो जितने भी महाजनपद थे उन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर बन के निकला था। एंड दिस रीजन वॉज रूल्ड बाय मेनी स्मॉल डायनेस्टीज, छोटे छोटे डायनेस्टीज आई थी मौर्यन एम्पायर से पहले, तो उन्हें हम बोलते प्री मौर्यन डायनेस्टी। शुरुआत कहाँ से हुई? बृहद्रथ डायनेस्टी। बृहद्रथ डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? बृहद्रथ, द सन ऑफ द कुरु किंग छेदीराज। लास्ट रूलर, ये हमने कल भी करा था, लास्ट रूलर है रिपुंजया। अब रामायण के अकॉर्डिंग ये जो वासु हैं इन्होंने फाउंड करा था ये हमारा कैपिटल, तब जो भी राजगीर या गिरिवराज हम बोलते हैं। एंड ये जो कैपिटल था जरासंध का था। जरासंध कौन है? बृहद्रथ के बेटे जरासंध, इंपॉर्टेंट रूलर। तो इन्होंने इसको गिरिवराज को कैपिटल बनाया था या राजगीर को कैपिटल बनाया था। अब उसके बाद हम चलते हैं हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी जो है वैसे तो इसके फाउंडर इनसे बिंबिसार से पहले हैं, बट बिंबिसार को बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ दिस मगध एम्पायर। अब इनका जो रेन था इतने सालों तक चला था, अप्रॉक्सीमेटली 52 ईयर्स, और इनके रेन के जब ये रूल कर रहे थे तभी से मगध बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, मगध रीजन के बारे में ज़्यादा हम जानने लगे, और बोल सकते हैं मगध का राइज यहीं से मगध बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं पावरफुल डायनेस्टी बनकर आई थी। अब इन्होंने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कैसे करा, कैसे इतने पावरफुल बने, कैसे इस रीजन को बहुत ही ज़्यादा अटेंशन सीकर बनाया कि मतलब मगध रीजन को कैप्चर करने के लिए बहुत सारे रूलर्स आए, कैसे मगध की पॉपुलैरिटी बढ़ाई। पहला है मैट्रिमोनियल अलायंस, और इन्होंने बहुत सारे बैटल्स भी लड़े। तो मैट्रिमोनियल अलायंस से इन्होंने काफ़ी अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करा। पहला इन्होंने कोसला देवी इनके साथ शादी करी थी, सिस्टर ऑफ प्रासेंजित। अब इन्हें काशी जो है रीजन वो डाउरी में दिया गया था। देन सेकेंड प्रिंसेस ऑफ लिच्छावी जो भी हैं वैशाली की प्रिंसेस, उनके साथ इन्होंने शादी करी थी। देन पंजाब से भी इनके रिलेशंस थे, मैट्रिमोनियल रिलेशंस। उसके बाद इनके बारे में हम जानते हैं बिंबिसार के बारे में कि इन्होंने अंग रीजन को कैप्चर करा था। जो हमारा अंग रीजन है ना बिहार का भागलपुर वाला पार्ट, उस रीजन को कैप्चर करा था और अपने मगध में बोल सकते हैं इंक्लूड कर लिया था।
तो आप देखेंगे कैसे ये मगध का जो अपना एक्सपैंड है वो इंक्रीज कर रहे हैं। मगध जो छोटा सा पार्ट है उसे अंग को कैप्चर करके इंक्रीज कर रहे हैं, इन्हें काशी दे दिया गया है। ऐसे ही अपने रीजन को एक्सपैंड करते जा रहे हैं मैट्रिमोनियल अलायंस से, बैटल्स के साथ। तो ये जो अंग के रूलर होते हैं ब्रह्मदत्त, इन्हें हरा के अंग रीजन को अपने मगध में कैप्चर कर लेते हैं। इनके रिलेशंस अवंती के साथ, जो अवंती महाजनपद था, पहले अच्छे नहीं थे, बट बाद में अवंती के साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं। इतने अच्छे रिलेशंस होते हैं कि ये जो अपने जीवक होते हैं, डॉक्टर, जब अवंती के रूलर बीमार पड़ते हैं तो उस डॉक्टर को अवंती के रूलर के पास भेजते हैं। तो इनके जो रिलेशंस है ना, अवंती के साथ फ्रेंडली रिलेशंस हैं। अब बिंबिसार को बोला जाता है कंटेम्प्रेरी ऑफ लॉर्ड महावीर एंड बुद्ध, मतलब ये हमारे लॉर्ड महावीर एंड लॉर्ड बुद्ध के टाइम पर थे। एंड ऐसा दोनों ही रिलीजन्स क्लेम करते हैं कि बिंबिसार हमारे मतलब दोनों ही रिलीजन बोलते हैं कि हमारे सपोर्टर थे। तो हम ऐसे क्लियरली नहीं बोल सकते कि किनके सपोर्टर थे। अब होता क्या है, आगे चल के इनके जो बेटे होते हैं अजात शत्रु, ये अपने फादर को मार देते हैं और उसके बाद थ्रोन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इनकी डेथ ऐसे ही होती है। अब इन्होंने क्या करा था, अंग को कैप्चर करा था यहाँ पे और अपने रीजन को एक्सपैंड करा था। अब ये बिंबिसार के बाद आते हैं इनके बेटे अजात शत्रु, ये अपने फादर को मार के थ्रोन पे आ जाते हैं और नेक्स्ट रूलर बन जाते हैं। अब अजात शत्रु की बात करें तो शुरुआत में तो ये जैनिज्म को फॉलो करते हैं, बट बाद में ये बुद्धिज्म को फॉलो करने लगते हैं और बुद्धिज्म से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि जो लॉर्ड बुद्ध की जब डेथ होती है, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है वो भी यही ऑर्गेनाइज करवाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, इट वॉज ड्यूरिंग हिज रेन, कि हमारी जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल है जो कि 483 BC के आसपास हुई थी, उस टाइम पे इन्होंने सप्तपर्णी केव्स हमारे राजगीर में, राजगृह, वहाँ पे कंडक्ट कराया था लॉर्ड बुद्ध के डेथ के बाद। अब यहाँ पे जो रीजन है, बुद्ध ने यहाँ पे महापरिनिर्वाण लिया था एट कुशीनार, एंड लॉर्ड महावीरा ने अपना जो बोल सकते हैं, मतलब इन्हीं के टाइम पे जब इनका रूल चल रहा है, उसी टाइम पे महापरिवार लॉर्ड बुद्ध जी ने लिया था और लॉर्ड महावीर की भी डेथ हुई थी। तो ये यही बोलना चाहते हैं कि जैसे इनके जो फादर थे इनके जो फादर थे बिंबिसार के टाइम पे लॉर्ड महावीर भी थे, लॉर्ड बुद्ध भी थे। अब अजात शत्रु के टाइम पे क्या हुआ था, लॉर्ड बुद्ध, लॉर्ड महावीर दोनों की डेथ जो है वो हमारे अजात शत्रु के टाइम पर होती है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे ये 32 सालों तक रूल करते हैं और इनके ही बेटे इनको मार देते हैं। जैसे इन्होंने अपने फादर को मार के अपनी जो थ्रोन है उसे ऑक्यूपाई करा था, उसी तरह से इनके जो बेटे हैं अपने इनको मार के थ्रोन को ऑक्यूपाई करा था। और साथ ही साथ देखिए, पाटलिपुत्र की जो पॉपुलैरिटी है वो इंक्रीज इनके फादर ने करी थी। मतलब अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र की इम्पोर्टेंस को पहचाना था, उसे फोर्टिफाई किया था, लेकिन उडाइन ने क्या करा था, इसको कैपिटल बना दिया। अभी हम देखेंगे कि जो मगध का कैपिटल है वो है राजगृह, मतलब वो राजगृह कैपिटल हमारे बिंबिसार के टाइम पे रहता है, वो हमारे अजात शत्रु के टाइम पे भी रहता है, लेकिन उडाइन को ये कैपिटल पसंद नहीं आती। मतलब इनडायरेक्टली आपको ये याद करवाने के लिए बोला जा रहा है। तो उडाइन जो है कैपिटल बना देते हैं पाटलिपुत्र को। मतलब पहली बार मगध का जो कैपिटल है चेंज होके पाटलिपुत्र होता है। अभी हम देखेंगे कि जो पाटलिपुत्र से कैपिटल काफ़ी बार, कभी वैशाली बनेगा, मतलब ये बहुत बार चेंज होता है, आप आगे पढ़ेंगे इसमें। अब ये जो है पाटलिपुत्र, ये हमारे गंगा रिवर एंड सोन रिवर के बोल सकते हैं कॉन्फ्लुएंस पे बना हुआ है, और ये जो है इसका जो कैपिटल है राजगीर से पाटलिपुत्र उडाइन करते हैं। अब ये जो लास्ट रूलर है नाग दशक, होता क्या है कि इनके जो हरियंका डायनेस्टी है इसमें काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं डायनेस्टिक स्ट्राइफ चल रहा है, मतलब इशू चल रहा है कि कौन राजा बनेगा। हर दिन कोई ना कोई राजा चेंज हुए जा रहा है, प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो लोगों का इन पर से विश्वास ही उठ जाता है। होता क्या है कि वो शिशुनाग को किंग बना देते हैं। देन यहाँ पे शिशुनाग डायनेस्टी आती है, फाउंडर वही है शिशुनाग। एंड ये क्या करते हैं, अब देखिए, अभी आपने देखा था कि हरियंका डायनेस्टी में अवंती के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, मतलब बिंबिसार जो है अच्छे रिलेशंस रखता है अवंती के साथ, लेकिन जो अवंती है वो भी मगध के रीजन में अभी इंक्लूड हो जाएगा शिशुनाग डायनेस्टी के अंदर। मतलब अवंती, वत्सा, ये जो रीजन्स हैं ये हमारे मगध के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। अब आप देखिए, जो हमारे बोल सकते हैं इससे पहले जो रूलर थे उडाइन जो हमारे अजातशत्रु के बेटे थे, उन्होंने कैपिटल को चेंज करा था पाटलिपुत्र। लेकिन अब ये क्या करेंगे, ये शिशुनाग डायनेस्टी के रूलर शिशुनाग ये वैशाली को कैपिटल बना देंगे। अब इनके बाद आते हैं इनके बेटे काल अशोक। अब हमने पढ़ा था सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल
काल अशोक ने वैशाली में ही कराई थी। अब देख सकते हैं कि उस टाइम पर वो कैपिटल था, और उसके बाद काल अशोक क्या करते हैं, वापस से कैपिटल को पाटलिपुत्र में चेंज कर देते हैं। तो उडायन ने पहले राजगीर से पाटलिपुत्र करा, और हमारे शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से वैशाली करा, फिर वैशाली से अभी ये पाटलिपुत्र काल अशोक करते हैं। अब ये जो हमारे काल अशोक हैं, वो उनकी डेथ जो है होती है महापद्मनंदा के द्वारा, और नंदा डायनेस्टी स्टैब्लिश होता है। अब चलेंगे हम नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी काफ़ी अच्छी डायनेस्टी है मगध डायनेस्टी की। आप यहाँ देखेंगे इनके फाउंडर कौन है, महापद्मनंदा। इन्होंने बहुत बड़ा अपना एम्पायर बनाया था, और इन्हें ना इकारत का टाइटल भी दिया जाता है। इन्होंने, ऐसा बोला जाता है कि जितने भी क्षत्रियास थे नॉर्थ इंडिया में, सबको उखाड़ फेंका था। अब इस डायनेस्टी के अंदर इन टोटल 9 रूलर्स हैं, जिसमें से लास्ट रूलर है धनानंद। धनानंद जो है अलेक्जेंडर के कंटेम्प्रेरी है, मतलब जो हमारे अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था इसी नंदा डायनेस्टी के ड्यूरेशन पे ही हुआ था। और इन्हीं के टेन्योर में जो अलेक्जेंडर है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अटैक करते हैं 326 BC में, लेकिन वो मगध एम्पायर की तरफ नहीं आते, वो मार्च कर रहे होते हैं। बट इनके बारे में काफ़ी दूर दूर तक इन्फॉर्मेशन होती है कि मगध डायनेस्टी की बहुत, बोल सकते हैं जो नंदा डायनेस्टी है, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं इनकी आर्मी है, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी है, एलिफेंट्स हैं। और जो भी अलेक्जेंडर की आर्मी होती है वो मना कर देती है कि हम आगे नहीं जाएंगे, फिर वो वहीं से वापस चले जाते हैं। 322 BC में जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य है, वो मौर्यन एम्पायर का फाउंडेशन करते हैं। वो क्या करते हैं, उनके जो गुरु होते हैं, जिन्हें हम चाणक्य बोलते हैं, विष्णुगुप्ता बोलते हैं, उनके साथ मिलकर जो हमारे लास्ट रूलर हैं धनानंद, उन्हें हरा देते हैं और मौर्यन एम्पायर का स्थापना करते हैं। तो आप ये देखेंगे मौर्यन एम्पायर अभी हम करने जा रहे हैं। मौर्यन एम्पायर में सबसे पहले आप यहाँ इस पिक्चर के थ्रू थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि कैसे कैसे हमारे ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और ये हमारा मौर्यन एम्पायर इतना बड़ा, इतने दूर तक फैला हुआ था। अब देखिए ये स्पेशल क्यों है। अभी तक आप देखेंगे कि मगध एम्पायर इतना छोटा सा था, लेकिन ये जो मौर्यन एम्पायर है आप देख सकते हैं पूरा इतना एरिया इसने कवर करा है, और इसीलिए इसको हम बोलते भी हैं कि पहला एम्पायर है जिसने पूरे इंडिया को कवर किया था, और बोल सकते हैं यूनिटी, एक तरीके से यूनाइट करा था। तो ये है मगध एम्पायर। अभी हम पढ़ेंगे, ये है मगध एम्पायर 500 BC के आसपास। फिर जब नंदा डायनेस्टी आती है तो ये उसका एक्सटेंट हमें देखने को मिलता है, नंदा डायनेस्टी। उसके बाद जब हमारे ये देख सकते हैं आप चंद्रगुप्तास कॉन्क्वेस्ट, मतलब जब चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं तब उनका डायनेस्टी आप देख सकते हैं, मतलब वो 22 से 24 साल के होते हैं जब वो नंदा डायनेस्टी को हराते हैं। तो उनका एक्सपेंशन, क्योंकि देखिए यहाँ पे वो पहले आते हैं तो पहले वो कुछ एरिया यहाँ का कैप्चर करते हैं, उसके बाद वो और एक्सटेंड करते हैं, और लास्ट में सेलुकस निकेटर के पास भी जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर वो थोड़ा साउथवर्ड मूव करते हैं, और ये जो कलिंग वाला पार्ट है इसको ऑक्यूपाई करते हैं अशोका। यहाँ पे ये अशोका के ड्यूरेशन का है, और ये आप देखेंगे ये बिंदुसारा के ड्यूरेशन का है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य का ही है, ये भी चंद्रगुप्त मौर्य का है। तो ये जो है आपका एक्सपेंशन दिखा रहा है सबका। अभी हम देखेंगे यहाँ पे आपको दिया हुआ है 4th वाले पिक्चर में हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो मौर्यन एम्पायर का बॉर्डर है उसे एक्सटेंड करा था। सेलुकस निकेटर जो हमारे नॉर्थ वेस्ट में थे उनको हराकर, और सेलुकस निकेटर ही आगे चलकर इनको एम्बेसडर देते हैं जिनका नाम होता है मेगस्थनीज, और वो हमारे जो मौर्यन एम्पायर में रहकर अपनी मेगस्थनी इंडिका एक बुक लिखते हैं। मेगस्थनी इंडिका जो है मौर्यन एम्पायर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। हमें वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती है, वहाँ के लोग, वहाँ पे जो भी चीज़ प्रिवेल करती सबके बारे में बताती है। 5th वाले पिक्चर में हमने देखा था बिंदुसार ने, ऐसा बोला जाता है कि रीजन को इतना एक्सपैंड कर दिया था कि मतलब दक्कन प्लेटू तक गए थे, और बिंदुसार का ऐसा बोला जाता है कि मैसूर तक पहुँच चुके थे, और इन्होंने अपने चंद्रगुप्त मौर्य का जो रीजन था उसे भी मेंटेन करा था। अशोका ने कलिंगा वाला रीजन कैप्चर करके जो सुपेरियोरिटी है वो मेंटेन करी थी किंगडम की। इसीलिए बोला जाता है द मौर्यन एम्पायर वॉज जोग्राफिकली द फर्स्ट एक्सटेंसिव, मतलब काफ़ी दूर तक फैला हुआ, पावरफुल एंड पॉलिटिकल मिलिट्री एम्पायर इन एंशिएंट इंडिया। एंड ये ग्रेट रूलर्स के द्वारा रूल करा गया था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है एंड अशोका। अब हम एम्पायर के बारे में बात करेंगे, मतलब अब हम यहाँ के रूलर्स के बारे में बात करेंगे। इनका फाउंडर कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब मौर्यन एम्पायर का चंद्रगुप्त मौर्य, और ये चाणक्य की मदद लेकर विष्णुगुप्ता, उनकी मदद लेकर नंदा डायनेस्टी को हराकर धनानंद जो भी लास्ट रूलर है अपने एम्पायर को स्टैब्लिश करते हैं। ये पहली ऑल इंडिया डायनेस्टी है, एंड हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य को बोला जाता है फर्स्ट ऑल इंडिया रूलर।
अब जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनको जो हमारे बुद्धिज़्म एज वेल एज जैनिज़्म के जो टेक्स्ट बुक्स हैं या फिर जो भी हमारे रिलीजियस बुक्स हैं, उनमें हम सैंड्रोकोटस के नाम से जानते हैं, और ग्रीक्स भी इन्हें सैंड्रोकोटस बोलते थे। तो सैंड्रोकोटस किनका नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। 25 साल में इन्होंने पाटलिपुत्र को कैप्चर करा था। ये एज वेरी करता है, कहीं पे 22 से 24 ऐसे दिया हुआ है, तो ये वेरी करता है। ये क्या करते हैं, सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट की तरफ मार्च करते हैं और इंडस तक की टेरिटरीज को अपने मगध एम्पायर में इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, मतलब पहले वो नॉर्थ वेस्ट मगध से मूव कर रहे हैं, उसके बाद ये जाते हैं सेंट्रल इंडिया, ऑक्यूपाई करते हैं नर्मदा के नॉर्थ तक के रीजन को, मतलब नर्मदा रिवर के नॉर्थ के ऊपर का जितना भी रीजन है वो सब ऑक्यूपाई करते हैं। 305 BC में ये सेलुकस निकेटर, जो कि अलेक्जेंडर का एक जनरल, आपने पढ़ा होगा अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अलेक्जेंडर का 326 BC में नंदा डायनेस्टी जब थी तब वो इन्वेड करते हैं। तो उस टाइम पे जब अलेक्जेंडर की आर्मी रिफ्यूज़ कर देती है तो अलेक्जेंडर वापस जाते हैं, बट अपने कुछ जनरल्स को अपॉइंट करके जाते हैं। तो उन्हीं का एक जनरल था सेलुकस निकेटर। सो अब जब हमारे जो मौर्यन है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, वो आगे और एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो वो सेलुकस निकेटर के अगेंस्ट भी मार्च करते हैं, उनको हराते हैं और वो एरिया को कैप्चर करते हैं। तो सेलुकस निकेटर क्या करते हैं कि इनकी बेटी से, जो इनकी जो बेटी होती है, उनकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाती है, मतलब मैट्रिमोनियल अलायंस हो रहा है यहाँ पे। साथ ही साथ ये जो है अपने एक एम्बेसडर मेगस्थनी को भी इनके कोर्ट में भेजते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा रिलीजन अडॉप्ट करते हैं? ये जैनिज्म अडॉप्ट करते हैं अपनी लाइफ के अंतिम समय पे। ये जैनिज्म अडॉप्ट करते हैं, श्रवण बेल गोला चले जाते हैं, कर्नाटका में है, और वहाँ पे जाके ये सल्ले खाना, ये जो एक्टिविटी है ये जैनिज्म में होती है, जिसमें ये खाना पीना छोड़ देते हैं, तपस्या टाइप का करते हैं, और फिर उनकी इसी चीज़ से डेथ हो जाती है, और ये अपने बेटे बिंदुसार के फेवर में थ्रोन छोड़ के साउथ चले जाते हैं, कर्नाटका चले जाते हैं। और ये जाते किनके साथ हैं? भद्रबाहु। अब उसके बाद है बिंदुसार इनके बेटे। बिंदुसार को ग्रीक्स क्या बोलते थे? अमित्र घाट, द स्लेयर ऑफ एनिमीज। तो हमने सैंड्रोकोटस किनके लिए पढ़ा है? चंद्रगुप्त मौर्य। अमित्र घाट बिंदुसार। अब ये जो बिंदुसार है ये दक्कन तक का रीजन, अप टू मैसूर तक का रीजन ये कॉन्कर कर लेते हैं। अभी पहली बात ये बताती कि ये जो पॉइंट्स है ना, ये तमिलनाडु NCRT वहाँ से लिए गए हैं। कुछ पॉइंट्स आपके इम्पॉर्टेंट सोर्सेज से भी लिए गए हैं, कुछ आपके NCRT से हैं। तो ये आपको कॉम्प्रीहेंसिव है, जितना आपको एग्जाम के लिए चाहिए सफिशेंट है। तो यहाँ पे देखिए कई बुक्स में डेटा डिफर करता है, तो आपको उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो बताया जा रहा है आप उसे वही करिए। कॉल्ड बाय ग्रीक्स एज अमित्र घाट, द स्लेयर ऑफ एनिमीज। इन्होंने दक्कन तक का रीजन अप टू मैसूर तक का रीजन कॉन्कर करा। और देखिए एक तिब्बतन मॉन्क है तारानाथ, वो ये बोलते हैं कि बिंदुसार ने, मतलब हमें कैसे पता चलता है कि इन्होंने दक्कन तक के कॉन्कर करा रीजन? ये तो हमें कुछ सोर्सेज से ही पता चलता है। तो ये जो तारानाथ है ना, बुद्धिस्ट मॉन्क और तिब्बतन मॉन्क, इनके बोल सकते हैं इन्होंने ऐसा बताया था, अपने किसी डॉक्यूमेंट में बताया था कि जो बिंदुसार है उन्होंने इन टोटल 16 स्टेट्स को कैप्चर करा था, कंप्राइजिंग द लैंड बिटवीन द 2 सीज। मतलब ये हो गया अरेबियन सी और एक बे ऑफ बंगाल, इन 2 सीज के बीच का लैंड तक ऑक्यूपाई करा था। तो हमें पता चल गया हमारे इंडिया की बात हो रही है, मतलब ये एरिया भी इनके अंडर में था। रिसीव डेमाइकस एज एम्बेसडर फ्रॉम द सीरियन किंग। तो इनके कोर्ट में 2 एम्बेसडर्स आए थे, एक तो डेमाइकस और एक डाइजोनियस। तो डाइजोनियस आपके इजिप्ट के हैं और सीरियन किंग डेमाइकस। अब इन्होंने कौन सा सेक्ट को बोल सकते हैं प्रेज करा था, सपोर्ट करा था? अजीविकाज। तो इन्होंने बुद्धिज्म नहीं, जैनिज्म नहीं, अजीविका को सपोर्ट करा था। और साथ ही साथ अपने जो बेटे हैं अशोक, उन्हें उज्जैन का गवर्नर भी बनाया था। अब चलते हैं हम अशोका की तरफ। अशोका द ग्रेट। अब देखिए ये जो बिंदुसार हैं, बिंदुसार के बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बोलते हैं 101 बेटे थे। 101 बेटों में से 99 जो हैं बेटों को अशोक मार देते हैं, और एक बेटा, सबसे छोटा बेटा तिस, उसे छोड़ देते हैं और खुद वो एक होते हैं। तो ऐसा ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट बोलते हैं कि इनके 101 बेटे थे। तो इनका जो नाम है अशोक, इनको हम देवनम प्रिय के नाम से भी जानते हैं, प्रियदासी के नाम से भी जानते हैं, मतलब देवों के प्रिय। इनको जैसे कि बोला गया था, जो बिंदुसार है उन्होंने गवर्नर बनाया था उज्जैन का, और इन्होंने तक्षशिला में जो रिवोल्ट था उसको भी सप्रेस करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद
ये देखिए, ये जो 4 साल का आपको इंटरवल दिख रहा है ना अशोकास के, मतलब 273 में ही वो थ्रोन को ले लेते, लेकिन उनको अपने 99 ब्रदर्स को मारना था, उनको डिफीट करना था उसके बाद, तो इसमें टोटल 4 साल लगे उन्हें। मतलब उनका एक्चुअल कोरोनेशन होता है, एक्चुअल सेरेमनी जो सेलिब्रेट होती है वो है 269 BC। तो ये अब 4 साल में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, स्ट्रगल फॉर थ्रोन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट जो हम अशोका में पढ़ते हैं वो है कलिंगा वॉर 269 BC। ये कलिंग को कैप्चर करते हैं और 261 BC में, और उस कलिंग के बोल सकते हैं वहाँ के वॉर से, ब्लड शेड से इतना ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं, या फिर उनके अंदर एक चेंज आता है कि वो सोचते हैं कि अब मैं बोल सकते हैं रिलीजन के थ्रू, बोल सकते हैं कि धर्म के थ्रू अपने जो भी आइडियाज़ हैं उन्हें प्रोपोगेट करूँगा और अपनी जो पहुँच है वो लोगों तक पहुँचाऊँगा। अब वो वॉर नहीं करना चाहते थे, अब वो आर्मी पे एक्सपेंस ज़्यादा नहीं करना चाहते थे। देखिए इससे हुआ क्या, अब जैसे उन्होंने बोला कि अब वो थोड़ा धर्म की तरफ चलेंगे, तो देखिए आर्मी जो थी पहले वो लड़ते थे, अब क्या कर रहे हैं वो आर्मी को तो उन पे खर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी आर्मी कहीं लड़ नहीं रही है, कुछ नहीं कर रही है, तो इनके पास सोर्सेज, रेवेन्यू सोर्सेज कहाँ से आएंगे, कमी पड़ जाएगी। अब उसके बाद क्या होता है कि जो ये हमारे जो अशोक हैं, इसी वजह से इनके जो आगे के रूलर्स होते हैं वो नहीं संभाल पाते, और इसी वजह से ये मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन करता है। अशोका जो है हमारे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज कराते हैं पाटलिपुत्र में, क्योंकि अब देखिए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल क्यों करा रहे हैं, ये बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस हो गए हैं, इन्हें बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया है, इसलिए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कराते हैं पाटलिपुत्र में। तो जो सबसे अहम भूमिका कौन निभाता है इनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट करने में, या जिससे इन्फ्लुएंस हुए हैं, उनका नाम है उपागुप्ता। उपागुप्ता बोलिए या मोगलीपुत्र तिस बोलिए, ये दोनों नाम एक ही है। ये तिस उनके भाई का नाम नहीं है, ये हमारे बोल सकते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क है जो इन्हें कन्वर्ट करते हैं या फिर उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, जो इनके टीचर होते हैं जो इन्हें बुद्धिज्म में कन्वर्ट करते हैं। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है पाटलिपुत्र में होती है। अशोका पहले रूलर हैं, पहले इंडियन रूलर जो कि इंस्क्रिप्शंस इशू करते हैं। ये जो सारे जो इंस्क्रिप्शंस हैं आपको, जैसे अभी हम बिहार में भी देखें तो इंस्क्रिप्शंस आपको चंपारण में देखने को मिलेगा, सासाराम में देखने को मिलेगा, गया में देखने को मिलेगा। तो ये इंस्क्रिप्शंस जो हैं अशोका इशू करते हैं, जिसमें वो अपने लोगों के लिए मैसेजेस होते हैं। आप बोल सकते हैं रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स, इतने सारे एडिक्ट्स पड़े हैं, वो सारे अशोका के हैं। मौर्यन डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं वो होते हैं बृहद्रथ, और इन्हें बृहद्रथ को ही पुष्यमित्र शुंग उनके मिनिस्टर होते हैं, उनको मार देते हैं और शुंग डायनेस्टी की स्टैब्लिश करते हैं, शुंग डायनेस्टी स्टैब्लिश करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि अशोका के बाद से ना बुद्धिज्म बहुत अच्छे से चल रहा था, तो इनके जो मिनिस्टर थे पुष्यमित्र शुंग वो काफ़ी परेशान थे और वो ब्राह्मणिज्म के फेवर में ज़्यादा थे, तो वो इसी वजह से परेशान होकर ये जो बृहद्रथ है उन्हें मार देते हैं और अपना डायनेस्टी स्टैब्लिश करते हैं, शुंगा डायनेस्टी। अब ये देखिए मैंने पहले ही बता दिया, अशोका ने बुद्धिज्म को कब अडॉप्ट करा, आफ्टर टेकिंग इनिशिएशन फ्रॉम अ बुद्धिस्ट मॉन्क नेम्ड उपागुप्ता और मोगलीपुत्र तिस। हिंदी में भी आपको वही चीज़ बताई गई है। सो अब पोस्ट मॉडर्न स्टार्ट करने से पहले कुछ रॉक एडिक्ट्स देख लेते हैं। पहला मेजर रॉक एडिक्ट, जो फर्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट है उसमें बोला गया है प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, मतलब ये अशोका ने करवाया था। तो पहले मेजर रॉक एडिक्ट में लिखा था कि एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होनी चाहिए, तो पहले वाले में लिखा है एनिमल सेक्रीफाइस। सेकेंड वाले में लिखा है सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना है, उससे रिलेटेड इंस्क्रिप्शन सेकेंड मेजर रॉक एडिक्ट में लिखा हुआ है। थर्ड मेजर रॉक एडिक्ट में लिखा हुआ है रिस्पेक्टिंग वंस पेरेंट्स, एंड फोर्थ में अगेन आपको दिखेगा इम्पैक्ट ऑफ धम्म एंड नॉन वायलेंस टूवर्ड्स एनिमल। मतलब पहले वाले रॉक एडिक्ट में आपने देखा प्रोहिबिशन ऑन द सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स, फिर फोर्थ वाले में भी आपको यही देखने को मिल रहा है नॉन वायलेंस टूवर्ड्स एनिमल्स। फिफ्थ वाले में आपको दिख रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामंत्राज, जो हमारे धम्म महामंत्राज हैं वो क्या करेंगे, वो बुद्धिज्म को स्प्रेड करेंगे। जो भी हमारा धम्मा है, एक्चुअली इनका था धम्मा नॉट बुद्धिज्म, इनका धम्मा था अशोका का, तो धम्मा को स्प्रेड करेंगे। सिक्स्थ वाले में अगेन आपको वेलफेयर मेजर्स दिखेगा। तो आपने क्या देखा, पहले वाले में एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होनी चाहिए, सेकंड फर्स्ट एंड फोर्थ, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ आपका एनिमल से रिलेटेड है, आपका सेकंड एंड सिक्स्थ वो आपका वेलफेयर मेजर से रिलेटेड है, एंड उसके बाद आपका बचा फिफ्थ एंड थर्ड में आपका पेरेंट्स एंड फिफ्थ में आपका हमारा धम्मा के बारे में।
सब हम स्टार्ट करते हैं पोस्ट मॉडर्न। तो पोस्ट मॉडर्न में सबसे पहले आपका है शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी के जो अभी देखिए हमने किया ना, यहाँ पे हर्यंका डायनेस्टी कर लिया, शिशुनाग डायनेस्टी कर लिया, नंदा डायनेस्टी, उसके बाद आपके मौर्यन एम्पायर आया था। अब मौर्यन एम्पायर के बाद जब वो एम्पायर डिक्लाइन होता है, हमारे जो लास्ट रूलर होते हैं बृहद्रथ, उनको मार के आते हैं हमारे पुष्यमित्र शुंग, और जो हमारे पुष्यमित्र शुंग है वो इस शुंग डायनेस्टी को स्टैब्लिश करते हैं। ये एक्चुअली मिनिस्टर होते हैं, कमांडर इन चीफ या मिनिस्टर बोलिए मॉडर्न एम्पायर में। ये जो भी उनके लास्ट रूलर, इनको असैसिनेट करके उनको मारकर थ्रोन को ऑक्यूपाई करते हैं। और अभी हम बात करें इनके पास चैलेंज क्या होता है। ये जब रूल कर रहे होते हैं हमारे पुष्यमित्र शुंग, तो हमारे नॉर्थ वेस्ट से अटैक्स होते हैं, बाक्ट्रियंस, ग्रीक्स, इनके अटैक्स होते हैं, इन्वेजन्स होते हैं, बोल सकते हैं हमारे नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पे। और ये इन्वेजन्स पाटलिपुत्र तक आ जाता है और कुछ समय तक वो होल्ड भी करके रखते हैं पाटलिपुत्र के ऊपर। लेकिन ये जो हमारे पुष्यमित्र शुंग हैं, ये सक्सीड कर जाते हैं अपनी जो भी लॉस्ट टेरिटरी उसको रिगेन करने में, वापस से ले लेते हैं। इन्होंने कलिंग जो के किंग होते हैं उसके अगेंस्ट भी लड़ाई लड़ी, और जो एक्चुअली जो खारवेला किंग है, मतलब कलिंग के जो किंग है खारवेला, उन्होंने नॉर्थ इंडिया में इन्वेड करने की कोशिश करी थी, तो उन पे भी इन्होंने रोका था। ये जो है स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ ब्राह्मणिज्म, मतलब ये ब्राह्मणिज्म के ह्यूज सपोर्टर थे, बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञास भी करे थे अपने रेन में। एंड ये एक्चुअली हमें कैसे पता चलता है कि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करे थे? दिस अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धनदेव। तो ये अयोध्या इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि इन्होंने ये अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसके बाद जो हमारे शुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर हैं वो कौन है? देवभूति, जिनका मर्डर करते हैं, जिनको मार कर आते हैं वासुदेव कन्वा, और कन्वा डायनेस्टी को स्टैब्लिश करते हैं। तो जिस तरीके से जो पुष्यमित्र शुंग हैं, इन्होंने अपने रूलर को मारा था, ये भी मिनिस्टर थे, उसी तरीके से वासुदेव कन्वा मिनिस्टर अपने रूलर को मार के कन्वा डायनेस्टी का स्टैब्लिश करते हैं। कन्वा डायनेस्टी 45 ईयर्स तक लगभग चलती है। तो ये जो कन्वा डायनेस्टी है, इसके फाउंडर हैं वासुदेव कन्वा, और इसके जो लास्ट रूलर है सुशर्मा। इनको मारकर फिर सतवाहना रूलर और सतवाहना डायनेस्टी का स्टैब्लिशमेंट होता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि अगर ये हम बात करें हमारे इंडिया की, तो इंडिया में आपको यहाँ पे तो मगध एम्पायर है, जिसमें अभी हम शुंग डायनेस्टी, कन्वा डायनेस्टी देख रहे हैं। कन्वा डायनेस्टी के बाद यहाँ पे बनती है सतवाहना डायनेस्टी, और कन्वा डायनेस्टी के बाद आपको यहाँ पे कुछ टाइम के लिए वेकेंट दिखेगा, और यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद आपको गुप्ता एम्पायर दिखेगा मगध वाले रीजन में। लेकिन यहाँ साउथ में क्या चल रहा है? सतवाहना डायनेस्टी, और यहाँ पे आपको दिखेंगे चालुक्याज एंड पल्लवाज। तो यहाँ पे आपको चालुक्याज एंड पल्लवाज, और उसके नीचे मतलब ये इनका तो रोल आर्किटेक्चर में है। चालुक्याज का आपका आईहोल इंस्क्रिप्शंस एंड पत्तदगल टेम्पल्स, एंड पल्लवाज का है हमारे द्रविडियन टेम्पल्स में। उसके बाद यहाँ पे आपको चोला, चेरा, पांड्यास। तो ये पूरा आपके इंडियन हिस्ट्री में ऐसे चल रहा है। और यहाँ पे आपका कन्वा डायनेस्टी दिख रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कन्वा डायनेस्टी के बाद आपको जो मगध का जो हिस्ट्री है ना, वो ब्लैंक दिखेगा कुछ टाइम तक, जब तक हमारे गुप्ता एम्पायर नहीं आ जाते। एक और चीज़, एक और फैक्ट जो आपसे पूछा जा सकता है, पुष्यमित्र शुंग के बेटे होते हैं अग्निमित्र। तो अग्निमित्र जो हैं वो कालिदास के जो ड्रामा है मालविका अग्निमित्रम, ये एक लव स्टोरी है। तो इससे रिलेटेड ये जो स्टोरी है, ये जो ड्रामा है, इसके हीरो कौन होते हैं? अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंगा के बेटे। उसके बाद कुशाना डायनेस्टी का देखिए एक लिंक मिलता है। अभी हमने जैसे नॉर्थ वेस्ट रीजन में ना आपके इन्वेजन्स हो रहे थे, इंडो ग्रीक्स के, शाकास के, पार्थियंस के एंड कुशानास के। तो यही जो इन्वेजन है उसमें कुशाना डायनेस्टी ये ना एक बार पाटलिपुत्र पे अटैक करती है। तो हमें वहाँ पे कुछ कॉइन्स मिलते हैं एक्सकेवेशन से, तो हमें पता चलता है कि कुशाना डायनेस्टी का भी बिहार और मगध रीजन में कुछ रोल हुआ है। ये हमें यहीं से पता चलता है कि कुछ रिमेन्स हमें मिले हैं मगध रीजन में कुशाना डायनेस्टी के बारे में। एंड आप देखेंगे कि ये कैंपेन और अपना जो भी अटैक है वो 100 AD के आसपास करते हैं। कुछ एविडेंसेस मिले हैं हमें कनिष्क के अटैकिंग पाटलिपुत्रा, एंड काफ़ी कॉइन्स भी हमें डिस्कवर हुए हैं, काफ़ी कॉइन्स मिले हैं चिरांड, सारण डिस्ट्रिक्ट, बक्सर, बोधगया, वैशाली एंड कुमराहर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको इतना आज के लिए करना है कुशाना डायनेस्टी तक। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना गुप्ता एम्पायर, हमारा बचा हुआ है गुप्ता एम्पायर करना है हमको, क्योंकि हम बिहार हिस्ट्री कर रहे हैं तो मगध वाले रीजन से रिलेटेड ही करेंगे। देन पाल डायनेस्टी करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली आपकी शायद एक और डायनेस्टी आएगी। ये करने के बाद हम मतलब आपका सिर्फ एक और वीडियो आएगा एंशंट हिस्ट्री में, और आपका एंशंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आएगा मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ बिहार,
और इसका भी कोशिश करी जाएगी कि आपको एक ही वीडियो में सब दे दिया जाए, क्योंकि ज़्यादा लेंदी नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एंशिएंट हिस्ट्री में टोटल 4 वीडियोज़ हो गए, मिडाइवल हिस्ट्री में आपका एक ही वीडियो, एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। सो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू।